देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना चाहिए। ऑस्मोसिस का मतलब होता है अगर कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस के अंदर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट नहीं करता और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की। और जिस तरफ लोअर कंसंट्रेशन है वहां पे ये माइग्रेट करते हैं। जैसे एक डायग्राम के थ्रू हम समझे तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है और ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसके पोर साइज जो है बीच में वो सिर्फ अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहाँ से पास करने के लिए। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे पास हो सकते हैं, सॉल्यूट यहाँ से उल्टा नहीं चल सकते। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट पार्टिकल जब इस तरफ आते हैं सॉल्यूशन में अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमको इसी को नापना है। और ये जो अपैरेटस यहाँ पे हम पूरा सेटअप करते हैं, ये जिन साइंटिस्ट ने हमको बताया था उनका नाम है बर्कले एंड हार्टले। पीछे जो डायग्राम आपने देखा है वो इन्हीं के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बर्कले और हार्टले इन्होंने ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का तरीका बताया था। तो अब यहाँ पे वापस इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में हमने ऐसी बॉटल ली है जिसमें कि दो ओपनिंग्स हैं। बीच में क्या लगा दिया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमने एक जगह प्योर सॉल्वेंट भर दिया है जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके फिक्स हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे फिक्स कर दी है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है जिसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगाया है जहाँ पे हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं वेट पुट अप करके। यहाँ पे वेट रखते जाएंगे तो प्रेशर बनता जाएगा। तो अब यहाँ होगा क्या? सबसे पहले सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। भाई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास होंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगी, लेकिन उस दौरान यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आखिर इसको नापे कैसे? इसको नापने के लिए हमने मूवेबल पिस्टन पे यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया बाय पुटिंग सम वेट्स। तो जब प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये प्रेशर इसका सब डायरेक्शन में आपका इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे कहते हैं पास्कल्स लॉ। The pressure applied on fluids is transmitted equally undiminished in all directions. लेकिन ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। और जब ये बैलेंस करेगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहाँ आने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर प्रेशर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, मान लीजिए ये प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर आपका कम है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आएंगे, यानी कि ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस अकर्स। अगर ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से जो आप लगा रहे हैं और ये ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर नहीं आ पाएंगे। व्हेन प्रेशर एक्सटर्नल बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। और जब आपका तो ये जो इस कंडीशन पे, ये जो सेकंड केस है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब आपका प्रेशर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस आपकी नहीं होगी। उस दौरान ये ऑस्मोटिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? बराबर। तो आपने इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे नाप ली। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर जब ये इसके बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से जो आपने नापा दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नापने का तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ये कैसे तय करोगे कि सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ नहीं चल रहा है? आप इनिशियल लेवल को चेक करें। जब ये इनिशियल लेवल स्टेबल हो जाए, इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आना बंद हो जाए। जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ मूव करेंगे तो लेवल लगातार गिरता जाएगा।
जैसे ही ये स्टेबल हो जाए समझ जाइए ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। लेकिन अभी एक स्टेज और बाकी है कि अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा, यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से निकल के वापस यहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में जितने भी आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं उनका इसी प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। तो ये यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन in order to prevent the entry of solvent molecules into solution through a semi-permeable membrane at a given temperature। देखिए शुरू से पढ़ते हैं। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप सॉल्वेंट पार्टिकल को यहाँ आने से रोकें। In order to prevent the entry of solvent molecules into solution through a semi-permeable membrane at a given temperature is called as osmotic pressure। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई कि कब कब यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस होगा और कब नहीं होगा। एक ही कंडीशन है जिसमें होगा, इधर नहीं होगा और इधर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन है प्रेशर एक्सटर्नल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे आते हैं आगे। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, particles of solvent migrate from region of solution to the region of pure solvent through a semi-permeable membrane। जब एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ माइग्रेट करते हैं, सॉल्यूशन से निकल के जा रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में थ्रू अ सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी चीज को यहाँ पे देख लीजिए, जब आप प्रेशर एक्सटर्नल यहाँ पे बढ़ा देंगे सॉल्यूशन पे, तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन में से होके प्योर सॉल्वेंट के रीजन में चले जाएंगे, और वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। रिवर्स ऑस्मोसिस की दो एप्लीकेशन है। नंबर पहला, डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर। हमारे घर में जैसे सॉल्टी वाटर है उसको भी हम डीसैलाइन कर सकते हैं। सैलाइन का मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट के रिमूवल को डीसैलाइनेशन बोलते हैं। तो सी वाटर हो या फिर सॉल्टी वाटर हो, दोनों में से आप रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया पेशेंट्स, ये सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी। दो नोट्स यहाँ पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जो अपने आप हो रहा है, जो अपने आप प्रोसेस हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंड इट टेक्स प्लेस अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आप यहाँ पे पिछले डायग्राम में देखो तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, किसका कंसंट्रेशन डिफरेंस? आपका सॉल्वेंट का जहाँ ज्यादा है और सॉल्वेंट का यहाँ कम है। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस की मेन वजह क्या है? ये अपने आप हो रहा है। जितने लिविंग एनिमल्स हैं उन सब के अंदर, या प्लांट्स हैं उन सब के अंदर ऑस्मोसिस अपने आप हो रहा है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप चल रहा है। लेकिन वजह इसकी ये है कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इट टेक्स प्लेस अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफरेंस मतलब किसका होना चाहिए? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से मतलब है। बट रिवर्स ऑस्मोसिस ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो अपने आप नहीं हो रहा। रिवर्स ऑस्मोसिस तभी होगा जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को ग्रेटर कर दोगे, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये कंडीशन वापस देख लीजिए, जब प्रेशर एक्सटर्नल जो बाहर से लगा रहे हो अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। तो हमने एक्सटर्नल हेल्प ली, और जब हम एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप नहीं हो रहा, नेचर में नहीं हो रहा, इसे प्रैक्टिकली आपको लैब में करवाना पड़ेगा या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, और कंडीशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। एज इट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तभी ये आपका हो रहा है। कौन सा प्रेशर हम यहाँ मार्क कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है एंड ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इनकी वजह भी नीचे बता रखी है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमें मोलर मास बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर का निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस अपने आप रूम टेम्परेचर पे हो सकती है, और रूम टेम्परेचर पे ये बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर हम हायर टेम्परेचर लेंगे तो वो क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हाई और लो टेम्परेचर पे। इसीलिए अगर हम ऐसे सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने को ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं तो उसकी वजह यही है कि ये रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट होता है।
ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली बर्कले एंड हार्टले मेथड यहाँ पे आपने पीछे सीखा है। जिस प्रिंसिपल पे ये जो मैंने आपको सिखाया है, ये पूरा प्रिंसिपल ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने का जिन्होंने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम है बर्कले एंड हार्टले। क्लियर है? इसके डायग्राम किताबों में वेरी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा। जैसे आप समझो, इसको हमने इजी वे में यहाँ समझाने की कोशिश की है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हम सीख गए। ऑस्मोटिक प्रेशर को अब कैसे मेजर करें, कैसे नापें, उसके लिए यहाँ पे एक थ्योरी आती है जिसका नाम है वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। वेंटोफ जो थे उन्होंने ये यहाँ पे बताया था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, जितने भी आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, वो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स की तरह वेव करते हैं। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, काफी दूर दूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने बना लिया, सॉल्यूट पार्टिकल एक इधर है एक इधर है, क्योंकि कंसंट्रेशन लो है तो गैस पार्टिकल्स की तरह ये फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए अपनी जो थ्योरी दी, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन गैस की तरह वेव करता है, सॉल्यूट पार्टिकल फ्री है कहीं पे भी मूव करने को। इसीलिए उन्होंने गैस लॉज को अपने नाम के साथ मर्ज करके ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कुछ नए रूल्स निकाले, जिसे वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। आप इस थ्योरी को नोट्स में पढ़ लीजिएगा, नोट्स के अंदर ये प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड है। यहाँ मैं सिर्फ की पॉइंट्स ले रहा हूँ कि आखिर हम कैसे फॉर्मूले तक पहुंचे। तो बॉयल्स वेंट ऑफ लॉ जो है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना होता है ना बॉयल्स लॉ में। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो प्रेशर था उसकी जगह यहाँ पे क्या ले लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पी प्रेशर है गैस का, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें, लेकिन हम जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इस पी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, पाई से। तो प्रेशर, पहले बॉयल्स लॉ की बात कर लेते हैं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। किसी भी गैस को, बैलून को अगर आप दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये है बॉयल्स लॉ। आखिर यहाँ पे आपको ये भी पता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। आपने मोलारिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मोलारिटी इज इक्वल टू N अपॉन V। दैट मीन्स कि ये कंसंट्रेशन है आपका और ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो आपने यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ये चीज, और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दैट मीन्स कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे आप प्रेशर को क्या लिखेंगे, पाई। पाई। वैसे भी अगर गैसेस को अगर आप कंप्रेस करते हैं ऊपर से नीचे, तो पार्टिकल गैस के क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो गैस की कंसंट्रेशन हम प्रेशर से बढ़ाते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर हम यहाँ पे पी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पाई से। दैट मीन्स पाई इज प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियर है ये बात? ऐसे ही सेकेंड लॉ में वेंटॉफ ने अपना नाम यहाँ प्रेशर टेम्परेचर लॉ के साथ जोड़ा, इसका नाम पड़ा गेलो-साइक्स वेंटॉफ लॉ। और उसमें बस इतना देखिए, गैस लॉज में ये कहा जाता था कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर आप गैस का निकाल रहे हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ भागेंगे। जब वो किसी चीज से टकराएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी तो पर यूनिट एरिया प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे इन्होंने यही बात यहाँ पे कर दी, प्रेशर की जगह ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये बन गया गेलो-साइक्स वेंटॉफ लॉ के नाम से, या प्रेशर टेम्परेचर लॉ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आप सॉल्वेंट पार्टिकल्स का यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ हिट बढ़ जाएंगे मेम्ब्रेन पे। नंबर ऑफ हिट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, इसलिए प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रो वेंटॉफ लॉ ये कहता है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा देंगे सॉल्यूट के, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ जाएगी। ये जो पार्टिकल हैं ये किसके हैं, पर्पल कलर के, ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। ब्लू वाले क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर ये सॉल्यूट यहाँ तो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यहाँ सॉल्वेंट बहुत तेज है तो तेजी से मूव करना शुरू हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने मोल्स यहाँ पे सॉल्यूट के बढ़ाएंगे उतना तेजी से वाटर मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन बढ़ेगा और वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इन तीन लॉस को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पे ये हमारे पास निकल के आता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला था वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, दूसरा था वेंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, तीसरा था वेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। इसको वेंट ऑफ गेलुसाइक्स लॉ भी बोलते हैं क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर लॉ का जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम गेलुसाइक था। अब इनको कंबाइन करें तो पहले दो लॉ को जब हम कंबाइन करें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी बोल सकते हैं। सी क्या है? कंसंट्रेशन, टी क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे सी को आप क्या लिखते हैं? सी क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो आपने सी की जगह क्या लिख दिया? एन अपॉन वी। वी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? पाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है एस, और एस को हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम गैस लॉज में ये इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए P को हमने यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया? पाई से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। V वॉल्यूम ऑफ गैस था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गया। R यहाँ पे S लिख दिया, गैस कांस्टेंट, यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे। और T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को किस में डिवाइड कर दोगे? W अपॉन M में। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट किसका है? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। तो पाई यहाँ पे होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, और ये एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर्स में होना चाहिए। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो वो यहाँ पे W अपॉन M या N आप लिख सकते हैं। W वेट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम्स में, M यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसके बारे में बात हो रही है। S यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट है और T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है? तो ये वो फॉर्मूला है जिसको हमें मैक्सिमम यूज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसको यहाँ पे बताया किसने? वैंट ऑफ फैक्टर या वैंट ऑफ थ्योरी ने। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले के हम कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, तो एन के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी एस टी, और एन बाई वी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू एम एस टी, मोलैरिटी इंटू सॉल्यूशन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ के टर्म्स में कैसे निकाल लें? अब आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला भी पीछे हमने पढ़ा था, m को कहाँ शिफ्ट कर दो? s और t के नीचे, और v को w के नीचे ले आओ। तो w अपॉन v क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख दिया स्ट्रेंथ इंटू s इंटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप ये समझिए, अच्छा कई बार बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो चीज है W अपॉन वी, इसको वो डेंसिटी मान लेता है। तो W अपॉन वी को यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि डेंसिटी, क्यों जी? मास ऑफ मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, लेकिन ये स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि W यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो हम इसे डेंसिटी मान लेते हैं। लेकिन ये जो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है स्ट्रेंथ के टर्म्स में? अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम S की वैल्यू क्या लें। तो हमेशा ध्यान रखिए, पाई अगर P प्रेशर, प्रेशर को हम यहाँ पे पाई भी लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई अगर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो R की या S की वैल्यू होगी 0.081। अगर ये प्रेशर बार में है और वॉल्यूम फिर भी लीटर्स में ही है सेम, तो इसकी वैल्यू होगी 0.083। आप देखिए इन दोनों की वैल्यूज में बहुत कम अंतर है। अगर आप 0.0821 लेके कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आपका अप्रोक्सीमेट ही आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमने एसआई यूनिट ली है कि अगर ये पास्कल में प्रेशर है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो ये क्या हो जाएगा? 8.314। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू का मिसमैच मत कर देना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 1000 लीटर्स और 1000 डेसीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं। तो ये हमने कैलकुलेशन पार्ट पूरा सीख लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो सीख लिया, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे वो सीख लिए। अब यहाँ बात आती है टोनिसिटी।
टोनिसिटी एक ऐसी टर्म है जो बायो में यूज की जाती है फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या तो हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में भी नाप लेते हैं, लेकिन बायो में टोनिसिटी। ये 3 सॉल्यूशन बता रहे हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सबने सुने होंगे, आइसोटोनिक, या एक वर्ड कॉमन है टोनिक, दैट मीन्स टोनिसिटी। टोनिसिटी इज अ term used in bio to measure concentration of solution। देखिए हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाइपरटेंशन होता है ना, तो हाइपर थिंकिंग होती है या हाइपर लूप्स होते हैं। तो ये हाइपरटोनिक का मतलब टॉनिक कंसंट्रेशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोला गया। इसका मतलब अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है तो यहाँ पे मोलैरिटी हायर होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप किसी लिविंग सेल को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। इसका एक वर्ड और यूज होता है एमसीक्यूज में, क्रीनेशन। प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन एक ही यहाँ पे टर्म है। अगर ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी एक लिखा हो, आप इसको आंसर कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? जहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे मोलैरिटी कम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लो है तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और जब आप लिविंग सेल इसमें प्लेस करोगे इन सच सॉल्यूशन, इट गेट्स स्वेल्ड अप एंड फाइनली बर्स्ट। सबसे पहले इस फिनोमेनन को हीमोलिसिस कहते थे। वर्ड होता था HAEMOLLYSIS। तो ये मैं वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, HAEMO। लेकिन ये जो वर्ड है ये आरबीसी के लिए यूज किया जाता था। HAEM का मतलब है हीमोग्लोबिन, तो ये आरबीसी के लिए चलता था, बाद में इसे जनरलाइज करके हीमोलिसिस कर दिया गया। तो अगर कोई भी लिविंग सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे तो वो अंदर की तरफ सेल में मूव कर जाएंगे। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेल के अंदर है, और तो वो स्वेल अप हो जाएगा, पहले टर्जिड होगा और फाइनली बर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब डालोगे तो सॉल्यूशन क्या है? वो सेल के अंदर से पानी खींच लेगा, सेल के अंदर से पानी विड्रॉ करेगा, तो वो क्या होगा? प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जहाँ पे सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है, सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए यहाँ पे कि आपने एक बीकर टम्बलर लिया, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, दिस इज SPM, और यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आपने यहाँ बना दिए, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। अगर ए और बी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम। ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। ध्यान रखना, सेम कंसंट्रेशन तो है ही, साथ में वो सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, तो इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। अब ऐसा ही एक केस होता है कि मैंने दो टम्बलर्स लिए नीचे और इनके अंदर सेम कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिए, 2M और 2M, और दोनों A और B हैं। तो क्या ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है? नहीं, ये आइसोटोनिक नहीं है, क्योंकि आपने इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं किया, आपने अलग टम्बलर में रखा। तो क्या इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा? यस, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो किस पे डिपेंडेंट है? मोलैरिटी पे। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो तब इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहें? उनको हम कहेंगे आइसो ऑस्मोटिक। तो ये सॉल्यूशंस क्या है? आइसो ऑस्मोटिक हैं, और ये सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक है। तो two solutions kept in different containers are having same molar concentration will also exert same osmotic pressure but are called isoosmotic and not isotonic। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक वो हैं जहाँ पे हायर सॉल्यूट है आउटसाइड, हायर वाटर सेल के अंदर है, तो क्या करेगा? सेल के अंदर से सारा पानी यहाँ पे निकल जाएगा, वाटर मूव्स आउट, सेल श्रिंक्स। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो प्लाज्मोलिसिस आप जिसे बोलते हो, उसमें सेल वॉल इंटैक्ट रहती है लेकिन मेम्ब्रेन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सेल वॉल वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल की शेप नहीं बिगड़ती, सेल की शेप वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये बात थोड़ा सा बायो से रिलेटेड है, लेकिन पूछ सकते हैं। आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहले पढ़ लीजिए। हायर सॉल्यूट कहाँ पे है? इनसाइड सेल,
यहाँ पे तो बाहर से ये पानी अंदर की तरफ खींच लेगा और ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, वाटर अंदर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ वाटर बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर इधर मूव करता है। और आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट, नॉर्मल रहता है, इक्वल सॉल्यूट अंदर और बाहर है, तो जितना पानी अगर अंदर भी जा रहा है उतना ही पानी बाहर भी आ जाता है। तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। तो सेल की शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। दोबारा यहाँ पे यही चीज को दिखा दिया गया है। हाइपरटोनिक में ये बाहर जा रहा है तो प्लाज्मोलाइज, प्लाज्मोलाइज में आप देख रहे हैं सेल वॉल इंटैक्ट है लेकिन वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्योंकि अंदर से पानी बाहर गया है, तो शेप नहीं बिगड़ती। यहाँ पे आइसोटोनिक में ये क्या होगा, आपका जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी आ जाता है, तो ये लगभग आपका वैसे की वैसी कंडीशन इसकी बनी रहती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा पानी अंदर जाने की वजह से ये और स्वेलअप हो जाएगा और टर्जेट हो जाएगा, फाइनली फट भी सकता है। तो यहाँ प्लाज्मोलिसिस में फिर से मैं एक ही बात को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि सेल प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हीमोलिसिस में क्या होता है, जब ये इतना स्वेलअप हो जाता है कि इसके प्रेशर को नहीं बियर कर पाता तो ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। तो तब इसका नाम HAEMOLYS SIS है। जब आप इसको आरबीसी के टर्म से बोलोगे तो HA लगाओगे, और जनरल अगर आप बोलोगे तो उसको हीमोलिसिस बोलोगे। क्लियर है? तो हीमोलिसिस इज अ लिसिस, लिसिस का मतलब टूटना, ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मोलिसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नॉट सेल, ओनली प्रोटोप्लाज्म, ये की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए, अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। क्लियर है? तो ये नॉर्मल सेल दिखाया और ये प्लाज्मोलाइज सेल आपको दिखाया है। अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। पिछले 2-3 साल से बोर्ड्स में इसके न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टम्बलर लिया है, इसमें सॉल्यूशन ए है, इसमें सॉल्यूशन बी है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम है, मोलैरिटी सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा ए और बी का। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा ए के लिए, ए वाले सॉल्यूशन पाई ए इंटू वी ए इज इक्वल टू एन ए, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, एस इंटू टी। ऐसे बी के लिए भी लिख दिया, इन दोनों का रेशियो लिया तो एस और टी तो कॉमन रहेगा, कट जाएगा, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है तो वो भी कट जाएगा। तो बचा क्या, एन ए अपॉन एन बी, और यहाँ पे क्या बचा, वी ए अपॉन वी बी। अगर एन वाले हम यहाँ पे वी ए को इधर ले जाएं और बी वाले टर्म्स एक तरफ ले आए तो ये क्या होगा, एन ए अपॉन वी ए और एन बी अपॉन वी बी। कुछ नहीं किया है, बी वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, एन बी को यहाँ ले जाओ और वी ए को यहाँ पे ले आओ, तो एन ए अपॉन वी ए। अब एन ए अपॉन वी ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो मोलैरिटी ऑफ ए हो गया ना, और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ये क्या हो गया, मोलैरिटी ऑफ बी। तो अगर यहाँ पे एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता है और एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन ए और एन बी की जगह ये लिख दिया। फाइनली फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी ए और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। मान लो सपोज करो ए में मैंने एक नोन सॉल्यूट डाल दिया ग्लूकोज और बी में अननोन सॉल्यूट डाल दिया, तो मेरे को बाकी सब डेटा पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो मैं निकाल सकता हूँ। सबसे बेसिक इसको इसी तरीके से यूज करना है आइसोटोनिक, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। क्लियर है? अब आता है इसमें कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्ट की क्या है। तो कंसंट्रेशन अगर आइसोटोनिक, हमने सबसे पहले ये वर्ड कहाँ पहचाना, हमने ये वर्ड पहचाना ब्लड प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में। अगर हम ब्लड प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में देखें तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा हमारी 0.9 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होनी चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। अगर 0.9% मास बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.9 ग्राम NaCl आपका कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, 100 ml में। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 0.9 ग्राम NaCl होना चाहिए। क्लियर है? ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड के साथ निकाला गया। क्यों निकाला गया, दवाइयां जब ब्लड में जाती थी तो वहां पे अगर आइसोटोनिक मीडियम नहीं रहेगा तो दवाइयां रिएक्ट कर जाएंगी, ब्लड को खराब कर देंगी। आज भी ब्लड के एलर्जिक रिएक्शंस इसी वजह से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता करना चाहते हैं तो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका
आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक होने चाहिए आरबीसी के साथ। देयरफॉर आरबीसी व्हेन प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। आप इतने सारे यहाँ पे जो इंजेक्शंस बनाते हैं और इतनी सारी दवाइयाँ जो ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन इसके बराबर होनी चाहिए। 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे 0.9 ग्राम NaCl 100 ml में डाल के रख दो और जो भी सॉल्यूशन दवाई आप बना रहे हो वो इसके आइसोटोनिक होना चाहिए, तो ब्लड में जाके कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ऑस्मोटिक कैसे पहचानेंगे, वो पीछे प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का। लेकिन अब प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%, आपने 0.9% नहीं रखा, उससे कम रखा, तो ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक। तो ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, हाइपोटोनिक, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑन प्लेसिंग आरबीसी इन सच सॉल्यूशन इट विल गेट स्वेल्ड अप और इवन बर्स्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस, अभी पीछे पड़ा है। लेकिन अगर आपने एक प्योर NaCl सॉल्यूशन, देखिए एक वर्ड यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्योर वर्ड बार बार बोला जा रहा है, प्योर NaCl चाहिए, इम्प्योर नहीं चाहिए। अब प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन मोर देन, यहाँ पे मोर देन, इधर क्या था, लेस देन था, तो मोर देन 0.9% है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, इसको कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड ऑन प्लेसिंग आरबीसी इन सच सॉल्यूशन इट गेट्स प्लाज्मलाइज्ड और क्रीनेशन। अगर आपने दवाई बनाई जिसमें 0.9% का फिगर फॉलो नहीं किया, तो ये मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम आपने नहीं रखा, तो वो या तो आरबीसी को स्वेल अप करके फाड़ देंगे और या फिर आरबीसी को प्लाज्मलाइज कर देंगे। दोनों केस में वहां पे एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन नीचे आता है, इट इज एसेंशियल दैट सॉल्यूशन, यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन या रिंगर लैक्टेट, जो आपने देखा है ना ग्लूकोज की बोतल जो ब्लड में चढ़ाते हैं, उसके ऊपर कभी देखिएगा रिंगर लैक्टेट लिखा रहता है, दैट फ्लोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम शुड हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड, यानी कि आइसोटोनिक होने चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर तो मैंने यहाँ बता दिया, एक एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इंट्रावेनस इंजेक्शंस गिवन टू पेशेंट्स शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड, रीजन समझ में आ गया। और आइसोटोनिक का मतलब सबसे पहले क्या निकला था, इससे कंपैरिजन हुआ था, ब्लड के साथ कितना सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। और ये ध्यान रखना, ये मास बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, ये वेट बाय वेट नहीं है ना, या ये ना ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये वेट बाय वॉल्यूम है। अब प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बैलेंस हमें अपनी बॉडी में बना के रखना है, जिससे हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस चलती रहे और लिक्विड्स फ्लो होते रहे, तो इनसाइड और आउटसाइड द सेल इसको चलाने का काम कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम आयन, जिसको बायो में सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें दोनों की कंसंट्रेशन बिगड़ गई, एक की ज्यादा एक की कम, तो कभी फ्लूइड्स मूव नहीं करते हैं। तो ये कुछ आंसर्स मैंने दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, जो अभी आप आगे देखोगे। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये वो मेम्ब्रेन है विच अलाउज द, कौन से मॉलिक्यूल आने चाहिए यहाँ पे, solvent molecules to pass through but do not allow solute molecules, सॉल्यूट को पास नहीं होने देता, सॉल्वेंट को पास होने देता। अब दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक नेचुरल और एक आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल में पिग्स ब्लैडर है, दूसरा वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, आउटर स्किन ऑफ प्लांट्स, कोई भी वेजिटेबल की बाहर की मेम्ब्रेन आप निकाल लीजिए। एनिमल मेम्ब्रेन, आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग के चारों तरफ आप देखोगे पतली सी झिल्ली होती है, उसको भी आप सेमी मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल चाहिए पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन जो बुके के चारों तरफ आप देखते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट कैन withstand very high osmotic pressure। इस पे MCQ भी बने हुए हैं और क्वेश्चंस भी हैं कि which artificial membrane is widely used in as a artificial semi-permeable membrane। Answer है copper ferrocyanide। Now why? Because it can withstand very high osmotic pressure। ध्यान रखिएगा, it can withstand very high osmotic pressure। और ये aqueous solutions में यूज कर सकते हैं। इन मेम्ब्रेन को अगर आपने नॉन एक्वस सॉल्यूशन में यूज किया तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स है जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसे पानी के सॉल्यूशंस में ही आपको यूज करना है। और सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। लास्टली कुछ यहाँ पे डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स, रीजन आंसर भी दिए हैं, क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। रॉ मैंगो श्रिंक या श्रिवल व्हेन प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्राइन।
जैसे रॉ मैंगो मतलब आम का अचार मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे जो रॉ मैंगो है उसको काट के अगर इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो शेबल हो जाता है। रीजन, अंदर का जो पानी है उसके अंदर आउटफ्लो वहाँ पे पानी का हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इसे हम बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। और इसकी वजह से लंबा क्यों चलेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने को क्या चाहिए, पानी, पानी आपने बाहर खींच लिया, तो इसीलिए वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, विल्टेड मतलब मुरझाए हुए, तो इसको आप अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, इनफ्लो ऑफ वाटर होगा और विल्टेड जो है विदर्ड फ्लावर है दोबारा से आपके ठीक हो जाएंगे, इसे एंडोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। और लिम्प्ड कैरेट बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, अगर आप गाजर ला रहे हैं उसको पड़ा छोड़ दीजिए गर्मी में, बिल्कुल लिम्प हो जाएगी, यानी कि बहुत ही मुलायम हो जाएगी। उसको पानी में रखिए तो वो आपकी दोबारा से ठीक हो जाएगी, इसीलिए आपने देखा सब्जियों पे पानी क्यों छिड़का जाता है, इसी वजह से। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर, कुछ ऐसे मीट को अगर लंबे समय तक आपको प्रिजर्व करना है तो आप उसकी सॉल्टिंग करिए। सॉल्टिंग करने से क्या होगा, सॉल्ट एक सॉल्यूशन बना देगा बाहर कंसंट्रेटेड, जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा मीट में से, तो मीट में जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको रिस्पॉन्सिबल है वहां पे खराब करने के लिए, वो क्या होगा, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेम कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में उगते ही नहीं है, उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट कंट्रीज में तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुगरी सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर उसको डिप कर दो। जितने टिंड पैक आपके फ्रूट्स आते हैं, कैंडी फ्रूट्स आते हैं या कैंडीज आती है, वो यहाँ पे इसी तरीके से प्रिजर्व की जाती हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो सॉल्ट है और शुगर है ये क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनको लगाने से खाना खराब नहीं होता, हेल्थ भी खराब नहीं होती। फिर इसके अलावा जो लगा रहे हैं वो सब क्लास 2 और क्लास 3 प्रिजर्वेटिव हैं। People taking a lot of salt or salty food develop swelling or puffiness of their tissues, a disease called edema. Swelling जैसे हम बोलते हैं, तो ये पफनेस और स्वेलिंग क्यों आती है, आपने नमक बहुत खाया, नमक जाके किसी ऑर्गन में या किसी सेल में किसी टिश्यू में जाके बैठ गया, वो क्या करेगा, वहां पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। अब ब्लड में से लगातार वो जगह पानी खींचती रहेगी, अब वो हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, कंधा भी हो सकता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, क्यों आ गई, वजह क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वहां पे क्रिएट कर दिया। हाइपरटोनिक की वजह से वहां पे क्या हुआ, रिटेंशन हो गया पानी का टिश्यू के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसेस में से और एंडोस्मोसिस में से। इसीलिए हमें कितना सॉल्ट और कितना शुगर खाना चाहिए, जितना नेचर ने अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में दिया है, उसके ऊपर हम जितना भी खा रहे हैं वो सब जायके का सफर है और कुछ नहीं है, तो उसी की वजह से ये डिजीजेस होती हैं। क्लियर है?